अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ये बेसिकली रिस्पायरेशन की पहली स्टेप है और प्राइमरी स्टेप है रिस्पायरेशन की। और ये दोनों रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, यानी रिस्पायरेशन का पहला टाइप एरोबिक रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन का दूसरा टाइप एनएरोबिक रिस्पायरेशन, दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ग्लाइकोलाइसिस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। अब दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस लफ्ज़ खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। ग्लाइको से मुराद ग्लूकोज और लाइसिस से मुराद ब्रेकडाउन, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, जो हम यहाँ पर आगे देखेंगे। तो आइए डेफिनेशन पर एक नजर डालते हैं। इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। अब दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे बनाई जाती है टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल को तोड़कर 2 दाने 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स को क्रिएट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकडाउन के दौरान 2 एटीपीज की गेन भी होती है, यानी जब ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज किया जाता है तो इस बीच हमें 2 एटीपीज भी प्रोवाइड होती है। किस तरह प्रोवाइड होती है वो हम आगे रिएक्शन में देखेंगे। अकर्स इन साइटोसोल। बेसिकली जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल में अकर होता है और इसे माइटोकॉन्ड्रिया की नीड नहीं होती। डू नॉट नीड ऑक्सीजन। अब दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस को ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, हैंस प्रेजेंट इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। इसीलिए तो दोस्तों ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों रिस्पायरेशन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि रिस्पायरेशन के एक टाइप में ऑक्सीजन की नीड होती है, एक टाइप में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। तो चूंकि ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन के बगैर अकर होता है, तो इसीलिए प्राइमरी और कॉमन स्टेप है बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन में। इट हैज 2 phases, प्रिपेरेटरी एंड ऑक्सीडेटिव। अब जो ग्लाइकोलाइसिस का कंप्लीट रिएक्शन है वो 2 फेजेस में मुकम्मल होता है। पहला फेज है प्रिपेरेटरी फेज और दूसरा फेज है ऑक्सीडेटिव फेज। तो आइए स्टेप बाय स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन को देखते हैं कि बेसिकली ग्लूकोज से पायरुवेट की प्रोडक्शन कैसे होती है और जो 2 फेजेस की बात हमने की उनमें डिफरेंस क्यों है। सबसे पहले उठाया जाता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, और ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर होता है। तो दोस्तों, ग्लूकोज को एटीपी की प्रेजेंस में चेंज किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी ग्लूकोज का जो छठा कार्बन है उस पर फॉस्फेट ग्रुप को अटैच किया जाता है। बाय द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी को यूज करके एडीपी में कन्वर्ट किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो ग्लूकोज का छठा कार्बन है उस पर एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच किया जाता है और बनाया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, जो कि एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ग्लूकोज की। और ये रिएक्शन किस एंजाइम्स की मदद से रन होता है, हेक्सोकाइनेज की मदद से। अब दोस्तों, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चेंज किया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बेसिकली आइसोमर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की। जो एंजाइम इस रिएक्शन को रन करता है वो है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो दोस्तों, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या मुराद, क्या फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल के छठे कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो इस फ्रक्टोज पर एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया जाता है और बनाया जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यानी फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल के पहले और छठे दोनों कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। और ये पहले कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप किसकी मदद से अटैच किया जाता है, एटीपी की मदद से। एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया जाता है और जो एटीपी का फॉस्फेट ग्रुप है उसे अटैच किया जाता है फ्रक्टोज के पहले कार्बन के साथ। और ये रिएक्शन किस एंजाइम की मदद से रन होता है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की मदद से। अब दोस्तों, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है ये बेसिकली अनस्टेबल होता है और इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से ये बीच से टूट जाता है और ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है 2-3 कार्बन कंटेनिंग वाले मॉलिक्यूल्स की, यानी PGAL फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
ये DHAP और PGAL बेसिकली एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और ये रिएक्शन कौन से एंजाइम की मदद से होता है? फॉस्फोट्राइओस आइसोमरेज। और यहां पर बेसिकली एंड होता है प्रिपरेटरी फेज का। हमारा सेल फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल को यूज करता है एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए सबसे पहले ग्लूकोज से बनाया जाता है फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड को। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना है PGAL का, इसे तो हमारी बॉडी यूज कर सकती है। दूसरा मॉलिक्यूल है DHAP का, तो ये DHAP बेसिकली इस PGAL का आइसोमर होता है, तो इसे भी कन्वर्ट किया जाता है PGAL में। Both are isomers of each, hence DHAP is changed to PGAL, यानी इस DHAP को चेंज किया जाता है PGAL में। From here we have 2 PGAL, और यहां से दोस्तों हमारे पास 2 PGAL के मॉलिक्यूल्स क्रिएट हुए। एक पहले से क्रिएट था और दूसरा मॉलिक्यूल है वो DHAP को चेंज करके PGAL में क्रिएट किया गया। तो हमारे पास यहाँ से बने 2 PGAL के मॉलिक्यूल, और ये बेसिकली प्रिपरेटरी फेज इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ATP की यूज करके 2 PGAL के मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है, 2 PGAL के मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए इस फेज को कहा जाता है प्रिपरेटरी फेज। स्टिल एनर्जी इज यूज्ड नॉट गेन। अब दोस्तों आपने एक चीज नोट किया कि यहां पर अब तक हमने एनर्जी को यूज किया है, गेन नहीं किया। यहां पर भी ATP यूज हुई, यहां पर भी ATP यूज हुई, यानी स्टिल हमने 2 ATP को यूज किया है। जबकि हमने बात की थी कि ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 ATP गेन होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कब ये ATPs हम गेन करते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। और दोस्तों यहां से फिर ऑक्सीडेटिव फेज की स्टार्टिंग होती है, यहां से ऑक्सीडेटिव फेज कंटिन्यू होता है। प्रिपरेटरी फेज आल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट फेज। अब दोस्तों जो प्रिपरेटरी फेज है उसे इन्वेस्टमेंट फेज भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहां पे हम ATP की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का पहला स्टेप स्टार्ट होता है PGAL मॉलिक्यूल से, और हमारे पास यहाँ पर 2 PGAL मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किए थे, यहाँ पर प्रिपेयर किए थे। तो उन्हीं 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL को हमने उठाया और यहाँ पर ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से ये मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडेशन बेसिकली कौन सा प्रोसेस है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होकर NAD+ को कन्वर्ट कर देता है NADH में, और हाइड्रोजन को रिलीज करके खुद बन जाता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट। अब यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया? बेसिकली जब NAD+ को NADH में कन्वर्ट किया जा रहा था तो इस बीच एनर्जी बनी, और उस एनर्जी से एक फ्री इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप को जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था उसे अटैच किया गया फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड से, और ऑक्सीडाइज होके ये मॉलिक्यूल बने 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट। दोस्तों यहां पर 3 चीजें हुई। एक तो दोस्तों NAD+ को NADH में कन्वर्ट किया गया, और जो फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड था वो ऑक्सीडाइज होकर फॉस्फोग्लाइसरेट में चेंज हुआ, और साथ ही साथ एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप को भी अटैच किया गया इस मॉलिक्यूल से। तो इसलिए इस मॉलिक्यूल को 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट कहा जाता है। तो यहां से 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट को फिर मजीद चेंज किया जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड काइनेज एंजाइम। और दोस्तों यहाँ पे जो एक फॉस्फेट ग्रुप था उसे रिलीज किया जाता है और ATP की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ATPs की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी 2 मॉलिक्यूल 2 फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करके ADP के साथ बाइंड कर देते हैं, और 2 ADP कन्वर्ट हो जाते हैं 2 ATPs में। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट को फिर मजीद कन्वर्ट किया जाता है 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में, यानी ये जो तीसरे कार्बन पर प्रेजेंट फॉस्फेट है उसे यहां से डिटेच करके दूसरे कार्बन पर अटैच कर लेते हैं। और दोस्तों ये स्टेप किस एंजाइम की मदद से होता है? फॉस्फोग्लाइसरोम्यूटेज की मदद से। 2-फॉस्फोग्लाइसरेट को फिर मजीद चेंज किया जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और दोस्तों इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान एक वाटर के मॉलिक्यूल को भी रिलीज किया जाता है। और ये जो स्टेप है ये कौन से एंजाइम की मदद से होता है? इनोलेज की मदद से। अब दोस्तों जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है
वो अपने इस फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज कर देता है। चूंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है तो दो फॉस्फेट ग्रुप मजीद रिलीज हुए और ये फॉस्फेट ग्रुप दो एटीपीज के साथ बाइंड होकर दो एटीपीज की फॉर्मेशन करते हैं। और ये स्टेप किस एंजाइम की मदद से होता है? पायरोवेट काइनेज की मदद से। और दोस्तों पायरोवेट की प्रोडक्शन होती है, पायरोवेट की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक हाफ ग्लूकोज है। और दोस्तों पायरोवेट को पायरोविक एसिड भी कहा जाता है। मजीद देखते हैं, पायरोवेट इज ऑक्सीडाइज्ड हाफ ग्लूकोज बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन। जो पायरोवेट है वो एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है हाफ ग्लूकोज की, क्योंकि दोस्तों इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। तो दोस्तों अगर हम कंप्लीट एक नेट गेन को देखें ग्लाइकोलाइसिस की एनर्जी की, तो एक एटीपी यहाँ पे यूज हुई, एक एटीपी यहाँ पे यूज हुई, और गेन कितनी हुई? 2 एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, 2 एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई। तो दोस्तों अगर हम 2 को 4 से माइनस करेंगे तो 2 ही एटीपी रह जाएंगी। यानी दोस्तों 2 एटीपी यूज हुए थे, 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए थे। तो अगर हम 2 माइनस 4 करें तो सिर्फ 2 ही एटीपी इस ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन में गेन होती है। दोस्तों यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के पायरोवेट में चेंजिंग के बाद अगरचे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरोवेट चला जाएगा एरोबिक रिस्पायरेशन में, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये पायरोवेट चला जाएगा एनएरोबिक रिस्पायरेशन में। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस है, और ग्लाइकोलाइसिस के ओवरऑल रिएक्शन में सिर्फ 2 ही एटीपी गेन होती है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 एटीपी यूज हुई और यहाँ पे 4 एटीपी प्रोड्यूस हुई। तो अगर हम देखें 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 एटीपी, यानी जो ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है उसमें सिर्फ 2 ही एटीपी गेन होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, किसी भी सवाल हो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं, बस एक कमेंट करके। तो मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज। दोस्तों अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं नोट्स बनाने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।